Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today we will learn chapter number 1, Introduction to Biology, session number 2. Student, most of the topic has been covered in our previous lecture using old book. Today, we will learn new topic that was not in your old book. In new book, we will study in chapter number 1, Introduction of Biology, Definition of Biology, Division and Branches of Biology, and also relation of biology with other sciences. And we have also studied Quranic instruct to rebuild the study of life. Today, we will learn the levels of organization. Page number 8 in your new book. Student, open your book, page number 8. The level of organization. Before starting the level of organization, recall what is atom. जी, आपने क्लास 5 में पढ़ा है. What is atom? It is the smallest particle which is not broken. Underline कीजिए second line. Atomic level of organization में A mean not, form mean cut. यानी एटम वो चीज है जिसको आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, मजीद तोड़ नहीं सकते, कट नहीं कर सकते. आपके पास जो आपका रबर है, आपकी पेंसिल है, ये कोई भी चीज इस वक्त आपको नजर आ रही है, कंप्यूटर है, सेलफोन आपके पास है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का क्या नाम है? दैट इज नोन एज एटम. और एटम जो है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है ना. इस वक्त नेचुरली हमारे पास तकरीबन 105 और 100 एलिमेंट्स जो है वो हम नोन है, जिनको हम जानते हैं. और आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इन तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज इनको अरेंज किया है. ठीक है ना. ग्रुप 1, 2, 3, 4 टू अप टू 7 एंड 8. ठीक है. तो जब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होकर एलिमेंट बनाते, फॉर एग्जांपल गोल्ड इज अ वन एलिमेंट, सोडियम इज अ वन एलिमेंट, आयरन इज अ एलिमेंट. अब ये एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब एटम आपस से कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2 प्लस ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल बन गया है ना. ये सारी चीजें मैं आपको याद दिला रही हूँ, अपनी क्लास 5 में 6 में तमाम चीजें पढ़ी हुई हैं. ओके, पेज नंबर 8. द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. The level of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as the chemical base of life. These level are as follows. सबसे पहले आप सेल की स्ट्रक्चर को याद कीजिए. कोई भी आप एनिमल सेल और प्लांट सेल्स को आप देखते हैं तो सेंटर पे एक न्यूक्लियस है ना, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं. जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ मिलाकर हम स्टडी करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म and nucleus is termed as a protoplasm. ये प्रोटोप्लाज्म या सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं बहुत सारे, तो वो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना. सब बातें आपको पहले से पता है. ठीक है. तो यू कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. बट यहां पे अंडरलाइन कीजिए बेटा 4th लाइन को. सेल इज द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ.
थोड़ा सा हमने यहाँ पे टर्म चेंज कर दिया है। हमने कहा फिजिकल मीन, फिजिकल उस चीज को कहते हैं जो आपको नजर आ रही है, जो चीज आपको सामने नजर आ रही है कि दिस इज योर पेंसिल, ओके, दिस इज अ कैट। अब मैंने आपको पेंसिल और कैट की एग्जाम्पल दी है, बट व्हाट इज इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। पेंसिल किस चीज से बनी है? वुड से बना है, वुड जो है हमने प्लांट से हासिल किया होगा। कैट किस चीज से बनी हुई है? यस, लिविंग सेल्स है इसके अंदर, और इस लिविंग सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो वी कैन स्टडी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट topics or the different headings. There are about 6 or 7 headings. Number 1 is the atomic level of organization. अभी मैंने आपको ये बात बता दी कि हर चीज जो है वो एटम से बनता है, ठीक है, और एटम को आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बट एटम हैज अ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको याद आ गया होगा, है ना, हम जब कोई एटम की डायग्राम बनाते हैं तो सेंटर पे हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है वह पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन जो है हमारा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों अराउंड जो है वो उसके मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन, और इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। याद आ गया ना जी। तो अबाउट 100 और 105 नेचुरल एलिमेंट जो है हमें इस वक्त मालूम है, उनमें से जो वाइटल है हमारे लिए वो एलिमेंट्स, वो बायो एलिमेंट विच आर द वाइटल फॉर लाइफ आर ओनली 6 एलिमेंट्स। अंडरलाइन करें बेटा सेकेंड पैराग्राफ, यस अंडरलाइन करें सेकेंड पैराग्राफ। Bio elements which are vital for life such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल नंबर 2 हेडिंग, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या चीज बनाते हैं? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज कैसे बना होगा? इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecule and macromolecule. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त रोटी खाते हैं, डबल रोटी ले रहे हैं, या आप जो है ना इसमें आपने पराठा खाया, ओके, आपने चिकन खा लिया है ना, या आप चीज खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, तो दे हैव अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है ना। दीज आर नोन एज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि जो इनके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह हैं कि जब ग्लूकोज 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 बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तो दे मेक अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन विच इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द प्रोटीन। बहुत सारे फैटी एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, यस, लिपिड या फैट कहेंगे, ऑयल कहेंगे, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अंडरलाइन कीजिए बेटा, दोनों पैराग्राफ को कर लीजिए, मैं रीड कर रही हूं पेज नंबर 8, लास्ट 2 पैराग्राफ्स। Molecules are formed by the binding of atom. These organic molecules of cells are called as biomolecule. These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecule and macromolecule. For example, मैंने आपको अभी समझाया था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो क्या बना लेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है।
यानी अभी तक मैंने आपको बहुत कॉम्प्लेक्स किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको भी सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में समझा रही हूँ कि जब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स 2 या 4 या 7 या 8 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 9, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट आपने जब डायग्राम बनाई है सेल की तो आप सेंटर पे एक सर्कल बनाते हैं, उसको क्या चीज लेबल करते हैं, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज बनाते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ स्टडी करें दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स है जब वो एक साथ वर्क करते हैं तो क्या चीज बनाते हैं, एक सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है लिक्विड विद अ ग्रेन्यूल मॉलिक्यूल्स। दिस सस्पेंशन इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म जब कंबाइन होते हैं ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ और इसके चारों तरफ जो है एक सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बन जाए तो वो एक यूनिट बनाता है दैट इज नोन एज द सेल। ठीक है, और व्हाट इज अ सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो सेल से बने होंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं मैं दीवार बनानी, मुझे एक वॉल बनाना है तो आप कहेंगे ना मिस आप मुझे ब्रिक्स दीजिए। ठीक है, सो अगर मुझे एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने जहन में कोई भी एनिमल ले आइए, कैट ले आइए, ठीक है, डॉग है, एलिफेंट है, तो वो किसी से बने होंगे, बहुत सारे सेल से। सो व्हाट इज द यूनिट, द यूनिट इज सेल। अब जब ये बहुत सारे सेल, सिमिलर सेल एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, दे ग्रुप टुगेदर, दे फॉर्म टिश्यू। अब आपने क्लास 3 में 4 में भी पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू, याद आ रहा है, कार्डियक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जब ये सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट बन गया, लंग्स है, स्टमक है, ठीक है, आई है, दीज ऑल आर द ऑर्गन। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, लंग्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, सेल। बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते तो क्या बनाएंगे, टिश्यू। टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और जब ये ऑर्गन सिस्टम एक साथ फंक्शन करते हैं, एक साथ काम करते हैं और आपस में यूनाइट होकर एक बॉडी या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, मंकी, रैबिट, ठीक है। पेज नंबर 9, द बायोमोलिक्यूल वर्क टुगेदर in the form of suspension, this called protoplasm. अंडरलाइन करें बेटा, तमाम ये पूरी लाइन को अंडरलाइन करें। यहाँ पे आपके पास 4 डेफिनेशंस हैं। Protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substances. When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell. Cell is the basic unit of living organism. Second definition, when similar type of cell organize together in a group, it is called tissue. Third definition, the different type of tissue arranged in a particular manner to work together are called organ. Fourth definition, organ of different type work in a coordinated manner to perform a function is called organ system. When different organ system function in coordination is
As a unit, they form a body or multicellular organism. आप किसी फ्रॉग को जहन में लाइए, क्योंकि अभी हम फ्रॉग आगे पढ़ेंगे. फ्रॉग को ओपन करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो फ्रॉग की बॉडी के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है जी? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको नजर आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स नजर आ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ठीक है, तो कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. नंबर 4, टेक्सोनोमिक लेवल. टेक्सोनोमिक लेवल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज किया जाए, उनकी रिलेशनशिप देखी जाए, किस एनिमल के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, और फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है. स्पीशीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल है. ठीक है, जैसे आप क्लास 6 में पढ़ के आए थे, किंगडम है, फाइलम है, फिर क्लासेस है, डिवीजन है, फिर हम देखते हैं कि भाई वो वर्टिब्रेट कॉलम के पास प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वर्टिब्रेट कॉलम है तो फिर उनकी 5 क्लासेस होती हैं. मैमल्स हैं, पाइसेस हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं. और अगर उनके पास वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है तो दे आर क्लासिफाई एज अ इनवर्टिब्रेट, इंसेक्ट्स वगैरह. याद आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक डेफिनेशन है स्पीशीज की, सेकेंड लाइन, नंबर 4 पे सेकेंड लाइन. The species is the smallest unit of taxonomic level of the organization, which include morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring. क्लास 9 स्पीशीज की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे. क्लास 8 के लिए ये न्यू डेफिनेशन है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? स्पीशीज का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो जिनकी मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर सेम हो. जैसे आप पिजन को जहन में लाइए, तमाम पिजन एक तरह के होते हैं. अब पिजन के साथ आप क्रो को सोचिए, क्या कौवा और कबूतर सेम है? नो, दीज आर द 2 डिफरेंट स्पीशीज. आप कैट और डॉग को सोचिए, सारी कैट्स जो हैं वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो दीज आर द 1 स्पीशीज एंड डॉग इज another species. And second part of the definition, which interbreed and produce fertile offspring. यानी उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके. जैसे कैट के किटन प्रोड्यूस होती है, डॉग के पास पपीज. ठीक है ना? तो स्पीशीज का मतलब होता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो वो सिमिलर हो, एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन. All the member of the species living in specific habitat are called population. जैसे पैरट, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पैरट्स एक जगह रह रहे हैं. ठीक है, दिस इज द पैरट पॉपुलेशन. काव मिलके रह रहे हैं, लायन है, रैबिट्स मिलके रह रहे हैं, तो दे आर नोन एज द पॉपुलेशन. व्हाट इज द कम्युनिटी लेवल? जब बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में मिलकर रहे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन मिलके रह रहे हैं. जैसे लायन है, वहीं पे जेब्रा भी रहते हैं, वहां पे आपके पास बर्ड्स भी हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो दिस इज नोन एज द कम्युनिटी. ठीक है, एक ट्री के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, पैरट्स भी है, वहां पे पिजन भी है. या अगर आप नीचे देखें जमीन के ऊपर, तो वहां पे आपको लायन भी नजर आएगा, आपको वहां पे जेब्रा भी नजर आ रहे हैं, डियर्स भी नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर मेक अ 1 कम्युनिटी. जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ मिलकर है. अंडरलाइन कीजिए, द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहां पे एनिमल्स रहते, दैट इज नोन एज द हैबिटेट. Are called as the community. A group of different kind of birds living on tree is called as the bird community. Ecological system. Ecological system का मतलब होता है कि वो प्लेस जहां पे एनिमल्स लिव कर रहे हैं और उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या ताल्लुक है. फॉर एग्जाम्पल, कितना ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, वहां से वाटर ले रहे हैं, किसी सॉइल में है तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए. दीज ऑल आर द इकोलॉजिकल सिस्टम. Communities always depend upon their non-living environment in the reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for the respiration is obtained from environment.
and in turn given out carbon dioxide. This interaction is called the ecosystem or the ecological system. पानी में रहते हैं तो कितना वाटर ले रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन है बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दिस इज नोन एज द इकोलॉजिकल सिस्टम। बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल का मतलब क्या होता है, जमीन। अब आप अर्थ को अपने जहन में लाइए, पूरी दुनिया गोल बॉल है, इसका जो अपर सरफेस है जिसके अंदर लाइफ सरवाइव कर सके, लिविंग थिंग रह सके, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। यानी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, स्मॉल एनिमल वहां पे है, लार्ज एनिमल है, जमीन से थोड़े ऊपर जहां पे बर्ड्स रह रहे हैं, जमीन से थोड़ा सा नीचे वर्म्स रहते हैं। तो वो पोर्शन, अर्थ का वो पोर्शन जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करें, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। The part of earth where life exists is called biosphere. It consists of different kind of ecosystem. तो अगले स्क्रीन में चला गया था। स्टूडेंट आपके पास पेज नंबर 8 में जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको हम दोबारा समझते हैं। मैंने आपको सारे जो डेफिनेशन है एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 1 हमने पढ़ा था एटॉमिक लेवल, नंबर 2 मॉलिक्यूलर लेवल, फिर हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल, फिर टेक्सोनॉमी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल। अब आप पेज नंबर 8 में जो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम समझते हैं। सबसे ऊपर आ जाइए, क्या वर्ड लिखा हुआ है, एटम। एटम द स्मॉलेस्ट पार्ट। जब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं या कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन इज एटम है। जब ये एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, वाटर बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, मॉलिक्यूल बना रहे, ठीक है। अब चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट नाम लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जांपल नहीं ले रहे, हम जरा उन केमिकल्स के नाम ले रहे हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस और लिपिड आपस में मिलकर फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है। these फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यानी पहले एटम बने, एटम आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड, एक सेल बन गया। सेल जब बना तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, यानी यहाँ पे जिक्र आ गया प्रोटोप्लाज्म का। जब प्रोटोप्लाज्म बन गया, एक सेल बन गया, तो बहुत सारे सिमिलर सेल आपस में कंबाइन होंगे एंड दे फॉर्म द टिश्यू। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू, यानी आपकी स्किन के ऊपर जो ऊपर लाइनिंग है, आपके गाल के अंदर जो एक लाइनिंग है, आपके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर अपर सरफेस पे जो लाइनिंग है, दैट इज नोन एज द एपिथेलियल टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, स्टमक है, लंग्स है। फिर ये ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। आपके पास एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम की एग्जाम्पल दी, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। Then when these all system combine, they form the one multicellular organism. आपके पास एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है लायन की, जबकि आप कैट की एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मंकी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दे ऑल आर द वन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जब सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जाम्पल लायन मिलकर रह रहे हैं, एक पॉपुलेशन है। बर्ड्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे पैरट्स एक जगह हैं तो एक पॉपुलेशन है। ज़ेब्रास जो है वो एक साथ रह रहे हैं, दीज आर द पॉपुलेशन। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी मीन्स जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एनिमल्स एक साथ मिलकर रह रहे हो किसी एक जगह पे, किसी हैबिटेट में, तो दे फॉर्म द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लायन और जेब्रा की एग्जाम्पल दी हुई है। इसके अलावा अगर आप किसी पॉन्ड को देखें, पानी के अंदर फिश है, एलिगेटर है, प्रॉन्स है, जेलीफिश है, तो दे मेक अ वन कम्युनिटी। ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम? बहुत सारे कम्युनिटी जब एक साथ मिलके रहते हैं, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरमेंट विथ नॉन लिविंग थिंग, यानी ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, सनलाइट के साथ जो इनकी एक इंटरेक्शन होती है, दे मेक अ वन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जंगल का एक इकोसिस्टम है, सी के अंदर एक इकोसिस्टम है, आप इवन एक दरख्त को ले लें, एक प्लांट को ले लें, उसका एक अपना इकोसिस्टम है। बर्ड्स रह रही हैं वहां पे, लिजर्ड है, स्क्विल है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रह रहे हैं, दे मेक वन इकोसिस्टम विद द कंबाइन विद द नॉन लिविंग पार्ट, यानी ऑक्सीजन, सनलाइट, एसिड। इकोसिस्टम मेक अ बायोस्फीयर। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ बायोस्फीयर, अर्थ का वो हिस्सा जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके। ठीक है, अपर लेयर ऑफ अर्थ, इसके अलावा अर्थ से थोड़ा सा नीचे जहां पे वर्म्स वगैरह रहते हैं, और अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जहां पे बर्ड्स सरवाइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 17 पे। जी, पेज नंबर 17 पे हम आज 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए आप आइए पेज नंबर 5 पे। आंसर ऑन पेज नंबर 5। जी, आप यहां से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन को लिखेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, सेंटर में से लाइन डाल दीजिएगा, कॉलम बना लीजिए। एक तरफ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिख दें और दूसरी तरफ जो है आप हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, व्हाई स्पीशीज इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमी लेवल। इसका आंसर आपको कहां मिल जाएगा? जी, पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे अभी हमने स्टार्ट किया था और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी। स्पीशीज की डेफिनेशन अंडरलाइन भी करवाया था। The species is the smallest unit of taxonomic level of organization, which includes morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring. Next question, question number 4, question number 5 का part 4. Question number 5 part 4, how population is differ from the community. इसके लिए आपको आंसर पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा। दोनों डेफिनेशन, पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। दिस इज द आंसर, पेज नंबर 9 में आंसर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 हम कर चुके हैं फ्रॉम द ओल्ड बुक। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो मैं आपको क्लास में करवा दूंगी। इंशाल्लाह हम जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो एक दफा दोबारा इस चैप्टर का रिव्यू ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है पेज नंबर 8 एंड 9। पेज नंबर 8 एंड 9 ये पूरा आंसर है आपके पास, और आप इसको बुक में ही छोड़ दीजिए, कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। काफी लंबा आंसर है, लेकिन आप इसको लर्न करेंगे बाय हार्ट, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक जो है कहीं से भी आ सकता है। बेटा बोर्ड के एग्जाम में आपके पास ओपन बुक क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आप कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। Allah Hafiz, take care.